हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 1 केमिस्ट्री सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए, सारे स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं हमारे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 1 to 60। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा जानेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है कि ऐसा नंबर जो अपने सर्टेनिटी के लिए जाना जाता है, वो किसी भी नंबर को निश्चितता को यानी सर्टेनिटी को बताने का कार्य करता है। अब इस सिग्निफिकेंट फिगर्स के 4 रूल हैं। पहला जो रूल है इसका, रूल 1 है, क्या कहता है कि सारा नॉन जीरो नंबर जो है सिग्निफिकेंट होता है। अगर किसी नंबर में कोई भी जीरो नहीं है तो वो सारा सिग्निफिकेंट कहलाएगा। दूसरा रूल कहता है कि अगर जीरो जो है किसी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में रहेगा, मान लीजिए अगर 1 से 9 के बीच में अगर जीरो रहता है तो वो हमारा काउंटेबल होगा, अदरवाइज काउंटेबल नहीं होगा। तीसरा कंडीशन है कि अगर जीरो किसी नंबर के लास्ट में आता है या डेसिमल के बाद आता है तो भी वो हमारा काउंटेबल है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। इन द रेयर केस, लास्ट जो केस है कि अगर जीरो जो है पहले आता है, जैसे मान लीजिए कि 0.0123 है तो ये दोनों जीरो काउंट नहीं होगा, ये मात्र इसका 3 ही होगा। तो ये क्वेश्चन में जैसे ये जीरो लास्ट में है तो ये हमारा काउंट होगा 1 2 3 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में 1 2 6 0 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सेकेंड क्वेश्चन है, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ दिस। इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला पहले होता है क्या, वो जानेंगे हम लोग। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है किसी भी मोलिकुलर फार्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ कि वो उससे छोटा और नहीं हो सकता है। वो सारे एलिमेंट में जितना संख्या होता है उसका सिंपलेस्ट रेशियो को बताने का कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस कंपाउंड में कितना एलिमेंट कौन कौन सा है। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन दिख रहा है, कार्बन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर देखिए ये सारा नंबर जो है 2 से डिविजिबल है, तो 2 से जब कट जाएगा तो CH2O। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। इस कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला होगा CH2O है। कभी कभी एग्जाम में ग्लूकोज का पूछता भी है, तो ग्लूकोज का जैसे हमारा जो कंपाउंड है, ग्लूकोज का जो कंपाउंड है C6H12O6, यहाँ भी देखेंगे। ये देखिए सारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पूछता है एग्जाम में। तो ये देखिए सब 6 से कटेबल वर्ड है, सारा 6 से कट जाएगा तो 6 CH2O। इसका भी आंसर हमारा क्या होगा CH2O। अगर ग्लूकोज भी अगर इसके जगह पर रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा CH2O। थर्ड क्वेश्चन है कि इफ यू हैव 300 मिलीलीटर ऑफ 1.5 मोलर दैट मीन्स मोलारिटी NaCl, हाउ मेनी ml ऑफ 4.5 m NaCl कैन यू मेक। कि दो सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है, अगर उस सोल्यूशन का इतना वॉल्यूम है और उसका इतना मोलारिटी है, तो इतना मोलारिटी जब होगा तो उसका सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मोलारिटी और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप बताता है, M1V1 इक्वल टू M2V2। फॉर्मूला क्या हमारा इसका, M1V1 इक्वल टू M2V2। अब यहां से M1 कितना है आपका, तो यहाँ पर M1 आपका दिख रहा है 1.5 पुट कर लेंगे। V1 कितना है 300। M2 कितना है, तो M2 यहाँ पर आपको दिख रहा है 4.5 मोलर इंटू V2। जब हम V2 निकालेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई 300 डिवाइडेड बाय 4.5। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये कट जाएगा 3 बार में, 3 से ये 100 बार में। इसका जो मेन आंसर होगा 100 मिलीलीटर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर कहीं पर नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन आता है वॉल्यूम के टर्म पर, तो उसका भी रिलेशन वही होता है N1V1 इक्वल टू N2V2। क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 4 आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। इन सभी में से किसका एटम की संख्या कितनी होती है, या कितनी माने किसका ज्यादा है। तो एटम का संख्या निकालने के लिए हम लोग ये बात पहले जान लें कि जितने भी एलिमेंट है या जितने भी कंपाउंड है, सभी में एटम्स की जो संख्या होती है एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है, जिसका वैल्यू होता है
6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स। तो यहाँ देखिए 1 ग्राम AU, तो पहले इन सभी का पहले हम लोग मोलर मास ज्ञात करेंगे कि देखिए AU का मोलर मास कितना होता है, ये 197, लिथियम का मोलर मास होता है 7, सोडियम का मोलर मास होता है 23 और Cl2 का मास हो जाएगा 2 × 35.5, ये लगभग 71 हो जाएगा। अब देखिए तो 197 जो ग्राम होगा, इसमें जो है एटम्स की जो संख्या होगी ये होगी 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स। जितने भी मोलर मास है जितना भी सभी का है, तो जिसका सबसे कम मोलर मास रहेगा उसका एटम की संख्या सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब नीचे हर में जिसका वैल्यू सबसे कम रहता है उसका रिजल्टेंट वैल्यू सबसे ज्यादा आता है। तो देखिए ये नीचे में सबसे कम तो आपका किसका हो गया, लिथियम का हो गया, यानी सबसे ज्यादा एटम की जो संख्या है वो लिथियम की होगी। एक चीज बात हमेशा रखेंगे, जब भी कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट दिया रहेगा तो सबसे पहले उसका मोलर मास देखेंगे, और जिसका सबसे कम मोलर मास आ रहा है उसका एटम की संख्या सबसे ज्यादा होगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3m सोल्यूशन। अब कोई सोल्यूशन है उसमें मोल की संख्या बताना है, लेकिन इसमें कंसेप्ट दे दिया हुआ मोलारिटी। तो मोलारिटी से मोल कैसे जानेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि मोलारिटी इक्वल टू जो होता है N/V, यानी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पर हमको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर, लेकिन जब हमको जो मोल्स निकालना है तो N बराबर mV हो जाएगा। N का वैल्यू है 3 और V का वैल्यू हमारा कितना है, तो यहाँ भी 3 है, तो 3 कितना हो जाएगा 9। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 9 लीटर आंसर हो जाएगा, 9 मोल आंसर हो जाएगा इसका। मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, N/V। तो जब N मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, जब N निकालेंगे तो M इंटू V हो जाएगा। M यानी मोलारिटी का वैल्यू 3m है और वॉल्यूम हमारा है 3 कितना हो जाएगा 9 मोल्स, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 मिलीलीटर सोल्यूशन। अब वहां पर मास दे दिया हुआ है और यहाँ इसका मोलर मास निकल जाएगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखेंगे कैसे बनेगा, तो इस क्वेश्चन में देखिए वही सेम फॉर्मूला होगा M इक्वल टू N/V। N का मतलब होता है W/mv। अब यहाँ पर हमको इसमें निकालना क्या है, मोलारिटी। तो W कितना है, गिवन मास इस क्वेश्चन में दिया है 5 ग्राम। M मतलब मोलर मास, इसका मोलर मास होगा 23 + 16 + 1, ये लगभग आपका 40 आ जाएगा। तो मोलर मास इसका 40 डिवाइडेड बाय 40, और V यानी वॉल्यूम कितना दिया है 5 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। तो 500 मिलीलीटर को लीटर में बदल देंगे हम लोग, तो ये आपका लगभग हो जाएगा 0.5, एक डेसिमल हटा तो एक यहाँ 0, 10 कट गया, 5 कट गया, 1/4 का जो वैल्यू होगा ये लगभग आपका 0.25 के बराबर होगा। इसका आंसर होगा आपका 0.25 मोलारिटी। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसमें से कौन सा दवा कैंसर के लिए यूज होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसका आंसर है कैंसर का जो यूज होता है उसके लिए, कैंसर के लिए कौन सा दवा यूज होता है, सिस्प्लेटिन नामक दवा का यूज जो है जनरली हम लोग कैंसर के लिए करते हैं। एक और यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि कैंसर में किस एलिमेंट का यूज किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किस, तो कोबाल्ट 60 का यूज भी हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। अब इसमें 3-4 और दवा का नाम है, उसके बारे में भी थोड़ा जान ले। तो पैरासीटामोल क्या में यूज होता है, तो पैरासीटामोल जनरली दर्द और बुखार के लिए यूज होता है, यानी फीवर और पेन के लिए यूज होता है। दूसरा है एजिटोथायमाइडाइन, किसके लिए यूज होता है, एजिटोथायमाइडाइन जनरली जो माउथ से हम लोग का वास आने लगता है, माउथ से मतलब दुर्गंध आने लगता है, माउथ से, मुंह से, दांत से, तो उसके लिए एजिटोथायमाइडिन नामक दवा यूज किया जाता है, जिससे हम लोग को कुला करते हैं, कुला करने से वो हम लोग का मुंह का जो दुर्गंध खत्म हो जाता है। तो ये जनरली माउथ फ्रेशनर का काम करता है, एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन भी एक दर्द की ही दवा है, लेकिन जो जनरली जो है माथा दर्द, दांत दर्द, मासिक धर्म का जो दर्द होता है, उन सभी दर्द के लिए एस्पिरिन का यूज किया जाता है। एस्पिरिन का एक दूसरा नाम है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड।
एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड नाम है एस्पिरिन का, कभी कभी दूसरा ही नाम पूछता है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ फॉर लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी या इसको कभी कभी इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कहा जाता है। तो लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट होता है कैंडेला। कैंडेला को सीडी से डिनोट भी करते हैं, कभी कभी कैंडेला ना लिखकर सीडी लिख देगा तो भी आपका सही है, और लुमिनस इंटेंसिटी की जगह इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी लिखेगा तो भी आपका आंसर वही होगा। अब बात कर ले केल्विन किसका एसआई यूनिट होता है, केल्विन एसआई यूनिट होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन। मोल क्या होता है, तो ये होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो हमारा मोल होता है। एम्पियर जो किसका यूनिट होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीफिक्स यूजेज फॉर द मल्टीपल ऑफ 10 का पावर -5। 10 का पावर -5 जो है किसके लिए यूज होता है, किस के मल्टीपल के लिए यूज होता है, तो इसका आंसर हमारा है फेम्टो। फेम्टो, क्योंकि 1 फेम्टोमीटर बराबर होता है 10 का पावर -15 मीटर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कभी कभी येक्टो पूछता है, तो येक्टो हमारा हो जाएगा 10 का पावर -21 योक्टो, और पिको जो होता है 10 का पावर -12 मीटर। पेटा जो होता है 10 का पावर 15 के बराबर होता है। तो ये सब क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये यानी जो आंसर सही है उसको भी देखेंगे और ऑप्शन क्या दिया उसके बारे में भी देख लेंगे कि उतना के बराबर क्या वैल्यू होता है, वो भी एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज। वेट मतलब होता है भार। वेट मतलब क्या होता है बाबू, भार होते हैं। अब भार होता क्या है कि अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को किस फोर्स से अपनी ओर खींचती है, जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट ऐसे गिर रहा है, तो अर्थ जो है जिस फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, उसी फोर्स को हम लोग वेट करते हैं। यानी वेट को हम लोग जस्ट लाइक फोर्स मानते हैं। और फोर्स का एसाइंट हम लोग तो बचपन से जान रहे हैं क्या होता है, तो फोर्स का एसाइंट होता है न्यूटन। दैट मीन्स वेट का भी एसाइंट क्या होगा, न्यूटन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। थोड़ा हम लोग अदर जो ऑप्शन उसके बारे में भी चर्चा कर ले। तो किलोग्राम किसका होता है, तो किलोग्राम मास का एसाइंट होता है। मीटर होता है लेंथ का, और ये ग्राम जो होता है मास का सीजीएस यूनिट होता है। कभी कभी वेट का सीजीएस यूनिट भी पूछता है। तो वेट का सीजीएस यूनिट जो होता है वो हमारा होता है डाइन, और 1 न्यूटन में 10 का पावर 5 डाइन होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 10 का पावर 5 डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन केल्विन। केल्विन में सेंटीग्रेड से केल्विन बदलना है। जब भी सेंटीग्रेड से केल्विन बदलना रहेगा तो आपको उसमें से +273 ऐड करना है। केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन बदलना होगा तो क्या करेंगे, +273, और केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड करना हो तो -273। तो यहाँ पर 27 अगर हम लोग प्लस करते हैं तो आपका 310 के बराबर हो जाएगा। यानी आंसर हमारा क्या होगा, 310 केल्विन। द वैल्यू ऑफ 35 डिग्री सेंटीग्रेड इन फ़ारेनहाइट। तो ये जो फॉर्मूला होगा इसके लिए आपका निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है जो कि रिलेशनशिप में बताया गया है, टेम्परेचर ऑफ रिलेशनशिप मेरे वीडियो में बताया गया है। इसका फॉर्मूला होता है C/5 = F-32, C/5 = F-32/9 = K-273/5 होता है। तो इन दोनों का यूज करके हम लोग यहाँ से फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में निकाल सकते हैं। जैसे सेल्सियस यहाँ कितना दिया, 35 दिया है, तो 35/5 = F-32/9। 5 से कट गया 7 बार में, 9 7 63 हो जाएगा। यानी F = 63 + 32, ये आपका लगभग आ जाएगा 95 आंसर हो जाएगा। कितना लगभग आंसर हो जाएगा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना हो जाएगा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना सेल्सियस होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना सेल्सियस होता है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना, ये भी आपको इंपॉर्टेंट रहता है। इसको आप नोट कर लेंगे एग्जामिनेशन के लिए, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और -40 पर -40 डिग्री सेल्सियस।
ये बहुत काम का चीज है कि जरूरी नहीं कि वही पूछा क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अदर भी कंपटीशन में पूछा जा चुका है, और केमिस्ट्री में तो पूछता है, बाकी अदर भी कंपटीशन में ये सब क्वेश्चन पूछा। द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00016, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर को x इंटू n का पावर y के टर्म में लिखते हैं, कहने का मतलब कि एक किसी भी नंबर को उसके पावर ऑफ 10 के टर्म में अगर लिखते हैं 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाकर, तो हमारा साइंटिफिक नोटेशन होता है। अब इसमें देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में आपका यहाँ पर जीरो जो है किधर से किधर जा रहा है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 इधर जा रहा है। जब लेफ्ट से राइट की ओर जाता है तो 10 का पावर नेगेटिव होता है, और जब राइट से लेफ्ट की ओर आता है तो 10 का पावर पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर देखें कितना डिजिट जा रहा है, 1 2 3 4, 4 डिजिट गया, यानी 10 का पावर तो -4 हो गया, तो 1.6 इंटू 10 का पावर -4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0052, आपको पहला क्वेश्चन में भी बता चुका हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो नंबर के अगर पहले जीरो आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका आंसर जो होगा, इसमें दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। राउंड अप द 6.235 अप टू 3 सिग्निफिकेंट्स, इसको 3 डिजिट तक राउंड अप करना है और 3 ही सिग्निफिकेंट आना चाहिए इसमें। तो 6.235 को 6.24 लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 के बाद यहाँ 5 है, तो जब 5 या 5 से ज्यादा रहता है तो उसमें उसके लेफ्ट वाला नंबर में 1 ऐड कर देते हैं, तो 3 का जगह पर वहां क्या हो जाएगा 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.24। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पूछ रहा है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहेगा तो वो किस लॉ के तहत जितना वॉल्यूम रहता है उतना ही उसका मॉलिक्यूल्स होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एवोगाड्रोज नंबर होगा। एवोगाड्रोज लॉ के अनुसार जो होता है कि किसी भी गैस का सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही उसका मॉलिक्यूल्स रहेगा, और एक मोल में 6.022 टू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक यहाँ पर है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि दो एलिमेंट है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट है, दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, तो उस कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का रेशियो फिक्स है, दूसरा एलिमेंट का जो रेशियो होता है डिफरेंट हो जाता है, तो उसी को हम लोग मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का घर का नाम है टुन्नू और उसका स्कूल का नाम है टुनटुन, तो टुन्नू और टुनटुन तो दोनों एक ही है, लेकिन उसका दोनों अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, यानी वो मल्टीपल प्रोपोर्शन का कार्य कर रहा है। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। डिफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित। निश्चित प्रोपोर्शन, निश्चित क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड बनता है जो प्योर केमिकल कंपाउंड होता है वो किसी भी एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और जिस एलिमेंट से मिलकर बना रहेगा उसका फिक्स प्रोपोर्शन देयर मास होगा, उसका जो मास होगा उसके प्रोपोर्शन के अनुसार फिक्स होगा, यही कहता है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। और अगला एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एंड दूसरा होता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, total mass of reactants must be equal to the total mass of products in a balanced chemical equation. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। इसका मोलिकुलर मास निकालना है, तो जैसे यहाँ कार्बन 6 है तो 6 मल्टीप्लाई 12, 12 मल्टीप्लाई 1 एंड 6 मल्टीप्लाई 16। इसमें 12 कार्बन का मास है, 1 हाइड्रोजन का मास है, 16 ऑक्सीजन का मास है। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे ये लगभग आएगा 180 यूनिट लिखेंगे या 180 AMU। इन दोनों में से जो भी यूनिट अगर क्वेश्चन में रहेगा उसको हम लोग क्लिक कर देंगे। AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, तो कार्बन का जो मास होता है उसका 1/12 भाग को AMU कहते हैं। AMU इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो पहले जो क्वेश्चन में किए थे इसमें क्या करते हैं कि सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। 6 12 6 6 से सब कट जाएगा, तो यहाँ बच गया
6,1H2O, ये ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज का क्या होगा, CH2O। जब भी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला जाए देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट कितना संख्या में है और उसका सिंपलेस्ट रेशियो कर लेंगे, यानी जितना से कट सकता है मैक्सिमम से उतना से काटेंगे और उसका जो फाइनल आंसर होगा वो देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ NH3। 34 ग्राम NH3 में कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा। नंबर ऑफ मोल्स का सबसे आसान तरीका निकालने का है, अगर मास दिया हुआ रहेगा तब गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है इसका है 34 और NH3 का मोलर मास कितना होगा, N का हो गया आपका 14 प्लस 3 इंटू 1 यानी 14 3 कितना हो जाएगा, ये 70 डिवाइड होगा कितना हो जाएगा 2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 2। हाउ मेनी मोल्स इन इतना एटम्स ऑफ हीलियम। तो किसी भी एलिमेंट का मोल जो होता है उसके एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, और एक एवोगाड्रो नंबर बराबर क्या होता है 6.02 इंटू 10 का पावर 23। तो इसको जो है गिवन एटम से डिवाइड कर देंगे। इसका जो शॉर्ट तरीका निकालने का है गिवन एटम्स बाय एवोगाड्रो नंबर, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, इससे ये कट गया 2। इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इसका फॉर्मूला नहीं दिया, लेकिन जब भी हाइड्रोजन गैस देगा तो आप इसको एज्यूम करके चलेंगे H2। तो H2 कितना हो गया 2 इंटू 1 तो 2 ग्राम हो गया आपका। तो ये 1 मोल में है, 1 मोल में है 2 ग्राम। यहाँ क्वेश्चन कितना बोल रहा है 4 मोल, तो 4 गुना 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 ग्राम। करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा डी, 8 ग्राम आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर आपका हाइड्रोजन एटम करके देता, हाइड्रोजन एटम करके देता, तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा 1, तो 1 में 4 मोल निकालना है तो कितना हो जाएगा, तब तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ग्राम। हाइड्रोजन एटम देगा तो इसका आंसर होगा 4 ग्राम, और अगर हाइड्रोजन गैस देगा तो इसका होगा 4 टू 8 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन वे 12 ग्राम्स, 1 मोल कार्बन का जो वजन है मास है 12 ग्राम है, देन व्हाट इज द नियरेस्ट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो देखो अब देखिए बाबू 12 ग्राम जो कार्बन होता है वो आपका 6.022 टू 10 का पावर 23 एटम्स होता है। दैट इज 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स बराबर 12 ग्राम। 1 ग्राम एक एटम का मास पूछ रहा है, तो 12/6.022 इंटू 10 का पावर 23 कर लेंगे। ये जब कटेगा तो इससे 6 गुना 12 ग्राम से कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -23, यानी लगभग आपका आ जाएगा कितना, डी ऑप्शन 2 इंटू 10 का पावर -23। क्योंकि नियरेस्ट पूछ रहा है तो लगभग हम उसका आंसर दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स 360 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखिए 360 ग्राम जो पानी होता है क्या होता है, तो पानी का जो वाटर का जो मोलर मास हो गया ये आपका 18 ग्राम हो गया, 2 इंटू 1 प्लस 16, ये आपका करने से 18 आ जाएगा। तो 18 ग्राम बराबर इतना ग्राम में कितना क्या क्या पूछ रहा है आप सोचेंगे। तो देखिए अगर हम लोग इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना ग्राम आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है कि 20 मोल का जो मास हुआ कितना होगा 380 ग्राम। ठीक है, अब जो मोलर मास दिया हुआ 18 ग्राम, यही 18 ग्राम बराबर होगा 6.022 टू 10 का पावर 23 मोल्स। तो 1 मोल में इतना दिया हुआ है। अब आपसे यहाँ पूछ रहा है कितना 20 मोल में पूछ रहा है, जब इसको अगर हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये इतना देगा, यानी इसका करेक्ट जो आंसर होगा सेकेंड और फोर्थ दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इसका आंसर मोल में भी दिया है मोलिक्यूल्स में दिया है, तो मोल में आंसर कितना हो गया, मोलिक्यूल्स में इसका आंसर ये हो गया, तो इसका आंसर दोनों हो सकता है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन पाई, पाई का जो वैल्यू, पाई का तो ऐसे वैल्यू बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है कि पाई का वैल्यू 3.14 है, तो उसी को देख के चलेंगे कि उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा 3, इसका आंसर हो गया बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर
ऑल जीरोज आर सिग्निफिकेंट। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका सभी जीरो जो है सिग्निफिकेंट होगा। अब देखिए डिजिट से पहले ये जीरो है यानी ये नहीं होगा, डिजिट से पहले फिर आ गया जीरो, ये दोनों जीरो पहले से लगा हुआ है, ये नहीं होगा, यहाँ भी लगा हुआ है पहले, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर किसी डिजिट के बाद पूरा जीरो लगा हुआ है या जीरो किसी दो नंबर के बीच में लगा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, यानी करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट क्या करता है, यहाँ सिर्फ नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहा है, यानी सिर्फ एन के बारे में बात कर रहा है। तो एन का जो यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन के बारे में बात हो रहा है, तो एक नाइट्रोजन है 14 ग्राम, 14 ग्राम मतलब 1 ग्राम एटम, 1 मोल 6.02 × 10⁻23 एटम्स, और इतना ही लीटर होता है एट एनटीपी और एसटीपी पर। ठीक है, एनटीपी का मतलब होता है नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर और एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इन सभी पर इसका जो मोलर मास होगा इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए 14 ग्राम ऑप्शन में कहीं है नहीं है, 1 ग्राम एटम है नहीं, अब है 1 मोल, 1 मोल यानी 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स होता है। तो इसका आंसर ये हो सकता है आपका। फिर 22.4 लीटर N2 दे दिया है, N नहीं है, अगर N रहता तो ये भी आंसर हो सकता था, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ भी N2 है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर 28 ग्राम है जबकि यहाँ पर तो 14 ग्राम है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, यानी करेक्ट आंसर होगा इसका ए 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH, आपको बता चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में कि ऑक्सीजन जिसका मास परसेंटेज निकालना रहता है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल का मास इंटू 100%। तो इसमें ऑक्सीजन का मास हो गया 16, टोटल का मास कितना हो जाएगा यहाँ 23 + 16 + 1 यानी ये 40 हो जाएगा, डिवाइड बाय 40 इंटू 100%। 1 0 0 कट गया, 4 से 4 बार कट गया, 4 × 40, 40% आंसर होगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर ए। NaOH यानी कास्टिक सोडा में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होगा कितना होगा 40 आंसर होगा, करेक्ट आंसर। व्हाट क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन ऑन विल गिव 56 kg ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब कितना लाइमस्टोन का क्वांटिटी लेंगे जिससे CaO हमको 56 kg मिल जाएगा। तो पहले इसका एक इक्वेशन है, इक्वेशन जरा देखेंगे। लाइमस्टोन का मतलब होता है CaCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो CaO + CO2 बनता है। अब इसका मोलर मास जो होता है जरा देख लें, कैल्शियम 40 12 48 ये लगभग होता है 100 ग्राम, इसका कितना होगा 40 और 20, 40 और 16 56 हो जाएगा ये ग्राम, ऐसा होगा 44 ग्राम, यानी अगर 56 ग्राम बन रहा है तो ये 100 ग्राम हो रहा है। तो क्वेश्चन में 56 kg दिया हुआ है, 56 kg होगा तो कितना होगा 1000 kg के बराबर हो जाएगा आंसर आपका, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए। अगर 100 ग्राम ले रहे हैं CaCO3 तो 56 ग्राम बन रहा है CaO, तो 1000 kg लेंगे तो 56 kg बनेगा, करेक्ट है। हाउ मेनी मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितना मोलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा। अब यहाँ देखेंगे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बोल रहा है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन यहाँ बोल रहा है, एटम तो लिखा हुआ नहीं है तो इसको हम लोग हाइड्रोजन गैस कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए इसको हाइड्रोजन एटम ही करेंगे हम लोग। तो हाइड्रोजन एटम यानी H एटम के बारे में बात हो रहा है, इसका मतलब इसका हो जाएगा आपका किसी का भी एलिमेंट बराबर जो होता है 1 ग्राम एटम के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है, उसका मोलर मास के बराबर होता है। फिर आपका 6.022 × 10⁻23 एटम्स के बारे में बात होता है, फिर 22.4 लीटर होता है। किसी भी एलिमेंट रखता है और वो गैसियस फॉर्म में है तो अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या क्या मैच कर रहा है। तो ऑप्शन इसका तो 6.022 × 10⁻23 मैच कर रहा है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ए। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एसटीपी इज ऑक्युपाइड बाय, एसटीपी पर भी किसी का भी गैस का क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पर SO2 किसके, SO2 का यहाँ मोलर मास कितना होगा, इसका 32 हो गया, 2 × 16 16 32 32 64 हो जाएगा, ये इससे नहीं मैच कर पा रहा है। अब यहाँ देखिए इतना 6.022 × 10⁻22 मोलिक्यूल्स ऑफ CH4, अगर यहाँ पर 23 रहता है तो ये आपका आंसर हो सकता था, लेकिन नहीं है। 0.5 मोल नहीं, क्योंकि 1 मोल चाहिए कम से कम। 1 ग्राम एटम, यहाँ देखिए 1 ग्राम एटम मिल गया आपका, यानी 1 ग्राम ऑफ CO2 के बराबर जो होगा
वो किसी भी गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है, यानी करेक्ट आंसर इसका डी है। लेवल 1 में जितने भी हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। अब इसके अलावा हम लोग लेवल 2 में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और लेवल 1 को आप अच्छी तरह से बनाइए। अगर किस तरह का डाउट होता है तो कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसको फिर से सोल्यूशन करके आपको बताया जाएगा। और लेवल 2 में और भी हम लोग को हार्ड क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए लेवल 2 देखना ना भूलें। थैंक यू।